हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निहारिका कौशिक और ये है पार्ट 7 वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसे। आप अपनी स्क्रीन पर मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इससे आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं राइट इनटू आवर कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है कि अपने रेवेन्यूज़ को कब और किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी आती है। यानी कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आप पर ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लीन तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट की अगर एक लाइन में उसे डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? वो है रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन रियलाइज्ड और व्हेन इट हैज़ बीन अर्न्ड एंड नॉट व्हेन पेमेंट इज़ कलेक्टेड। इसका आसान शब्दों में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो ये होगा कि आपको अपने रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने, यानी कि एक कंपनी ने, एक एंटरप्राइज ने अपनी तरफ से उस ट्रांजैक्शन को, यानी कि आप अगर गुड्स में डील करते हैं तो आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो आपने अपनी सर्विस परफॉर्म कर दी। तो आप जैसे ही अपने एंड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, आप अपने रेवेन्यू को रियलाइज़ कर दीजिए। उसको तब नहीं करना है जब आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। तो ये था इसका एक लाइन में सारांश। बट अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट उसी पे डील करता है। एक्रूअल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी आप रेवेन्यू को तब कंसीडर करते हैं जब वो अर्न किया गया है। अर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर दी है। तो उसी प्रकार मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज इन कंसेंसस विद एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि ये दोनों का जो एक प्रिंसिपल, सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ये दोनों। अगली स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो इसको और बेहतर तरीके से और आसान भाषा में बताया गया है कि आप रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कीजिए जब आपके गुड और सर्विस डिलीवर हो गए हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके अंदर बिल्कुल आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। तो यानी आपको रेवेन्यू अपना कब रियलाइज़ करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है? जब आपकी तरफ से, यानी कंपनी की तरफ से, आप अगर गुड्स में डील करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स, और सर्विसेज में डील करते हैं तो आप जब सर्विसेज डिलीवर करेंगे तब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और तब नहीं जब आपको एंड यूज़र से उसकी पेमेंट मिलेगी। इससे देखिए क्या फ़ायदा मिलता है कि जो रेवेन्यू फिगर्स होती हैं वो जनरली बहुत ईजिली मैनिपुलेट की जा सकती हैं। लेकिन जब आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो आपके जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इस बात पे अश्योर रहते हैं कि आप फिगर्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे होंगे, जैसा है वैसा ही दिखा रहे होंगे। इससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है और इसका फ़ायदा मैनेजमेंट को भी मिलता है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें शो कर रहे हो तो आपको आपकी ग्रोथ, आपको आपकी परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट वो किस तरह से है आपको पता चलता रहेगा। तो इससे मैनेजमेंट को भी डिसाइड करने में, डिसीजंस लेने में आसानी होती है। अब हम जब से बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, लेकिन ये रेवेन्यू होता क्या है? हम जब नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड वाले लोगों से नॉर्मली बात करते हैं, या जब तक हम लोग 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, हम ऑफन रेवेन्यू और इनकम को इक्वेट करते हैं। बट ऐसा असलियत में नहीं होता है। जब आप एंटरप्रेन्योरल फील्ड में आते हैं तब आपको यूँ अंदाज़ा होता है कि रेवेन्यू और इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनकम को अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ तो शायद मैं प्रॉफिट के साथ उसको इक्वेट करना पसंद करूँगी, और रेवेन्यू को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आपकी सेल्स के थ्रू जनरेट हुआ है। अब सेल्स आपकी गुड्स और सर्विसेज में से, दोनों में से किसी से भी हो सकती है, जो कि एक कंपनी का प्राइमरी ऑपरेशन होती है। यानी कि अगर आप एक कंपनी है जो मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करती है, तो जब आप उसे सेल करेंगे तो जो उससे अमाउंट जनरेट होगा वो होता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में वो सारे कैश इनफ्लोज हम दिखा सकते हैं जो कि सेल ऑफ प्रोडक्ट से आए हैं, आपने अगर कोई सर्विस परफॉर्म की है उससे आए हैं, और इसमें 3 तरह के और इनफ्लोज भी ऐड होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ और डिविडेंड्स। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने रेंट मार्च 2024 का रिसीव किया है अप्रैल 2024 में। अब
इसमें देखा जाएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर्स की बात है। इसमें आपके फाइनेंशियल ईयर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपने जो रेंट है जो आपको रिसीव हुआ है वो है मार्च 2024 के लिए। तो इसी कारण से बेशक हमें रिसीव बाद में हुआ है, बेशक वो अगले फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है, उससे कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको शो तभी करना है, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा जिसमें वो एक्चुअली रियलाइज़ हो रहा है। यानी कि मार्च 2024 में अगर वो रियलाइजेशन है उसकी, तभी आप उसको, इसलिए जो अप्रैल 2023 से 24 मार्च में जो ईयर एंड हो रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर है, आप इसको उसी में दिखाएंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अप्रैल 2024 का जो इंटरेस्ट है वो आपने रिसीव कर लिया, अब इस बार एडवांस में कर लिया, यानी कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर का जो आपको इंटरेस्ट मिलना था वो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया मार्च 2024 में। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या कहता था कि हमें तब नहीं रिकॉर्ड करना जब हमें पेमेंट मिल रही है, बल्कि हमें तब करना है जब वो एक्चुअली रियलाइज़ हुआ है। तो जैसे हम पुराने केस में 31 मार्च वाले में ही उसको अकाउंट कर रहे थे, इस केस में वो अगले फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, यानी कि वो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग करता है। इसीलिए हम इसको इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे जो मार्च 2025 में ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब जब हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही लिया है तो हम इसके कुछ एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। इसके 4 एक्सेप्शंस ये हैं जो इस प्रकार हैं। पहला ये है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कई बार 2 से 3 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। अब देखा जाए तो वो कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस वो अपना काम इनपुट देती जा रही हैं, वो दे आर डिलीवरिंग देयर सर्विसेज। बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कई बार होता है कि दे विल बी एबल टू फिनिश द जॉब इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। बट जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो काफ़ी सालों में स्ट्रेच होते हैं और उसकी वजह से अकाउंटिंग में इशू आ सकता है। तो इस वजह से क्या है कि जितने प्रपोर्शन में वो काम कंप्लीट करते जा रहे हैं वो उतने प्रपोर्शन के रेवेन्यू को रियलाइज करते जा रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उन्होंने सर्टेन परसेंटेज ऑफ वर्क को ईयर 1 में ख़त्म किया है, तो वो उतने ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग रेवेन्यू अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे। सिमिलरली ऐसे और भी टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज, इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब इसके एक्सेप्शंस में आते हैं। एक जो पॉइंट मुझे लगता है कि आपको और जानना चाहिए वो ये है कि जब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसको भी एक उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपको कोई काम है जो इसी साल ख़त्म करना था, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं। अनसर्टेनिटीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक अनफोर्सीन इवेंट आ गया है जिसकी वजह से आपको अपनी तरफ से काम को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अब जब आप काम पोस्टपोन करेंगे तो इससे क्या हो रहा है कि बेशक आपने शुरू वो किसी और साल में, फाइनेंशियल ईयर में किया हो, लेकिन आपको डिलीवर करने का टाइम अब आपका पीछे हो गया है, उसको मतलब और आगे खिसक गया है। आप यूँ समझिए कि अब वो नेक्स्ट में खिंच गया है। तो अब आप इस रेवेन्यू को तब रियलाइज़ करेंगे जब वो एक्चुअली आप डिलीवर करेंगे। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस थे। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जो वैसे तो आपने थोड़ा हिंट पकड़ लिया होगा पहले वाली स्लाइड से, बट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑलवेज लाइट्स अप द माइंड। तो ये कुछ मेथड्स हैं अकाउंटिंग के जो मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए जान लेना बेहतर रहेगा। तो 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। सॉरी आई एम टेकिंग अ टाइम आउट, बट एक चीज़ जो मुझे कॉमर्स में बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि अगर आपने काम जानना है तो आप नाम से भी जान सकते हो। यानी कि अगर आपने नाम जान लिया तो आप काम भी जान लोगे। यहाँ पे नाम से ही सब कुछ उसकी एसेंस पता लग रही है। जैसे कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड ये कहता है कि आप अपने रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब आपने सर्विस, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर करने के एग्रीमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो पूरी तरह से पूरा हो जाए या फिर सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाए। सब्सटैंशियली कंप्लीट के मतलब होता है कि ऑलमोस्ट डन, तब आप उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए एज योर रेवेन्यू। यानी कि या तो पूरा हो जाए या लगभग पूरा हो जाए, तब आप उसको दिखा दीजिए। दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। इसके द्वारा ये बताया जाता है कि आपने किस प्रोपोर्शन में अपना काम कंप्लीट कर लिया है, उसी प्रोपोर्शन में आप अपना रेवेन्यू अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाइए। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि ये ही वाला कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो आज के लिए यही था हमारा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाई होंगी, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आसानी से।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।